हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ। ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की, एंड इसके अलावा हमारी एक और प्लेलिस्ट है जनरल अवेयरनेस की, तो आप प्लीज उसको भी चेकआउट कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ढंग से आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विदाउट फर्दर एड्यू अपन स्टार्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या समझना है कि सपोज कस्टमर है, ठीक है, वो कंप्लेन करता है ओम्बड्समैन। तो आप ओम्बड्समैन के अंदर, ठीक है, तो आप समझ गए कि क्या सीन है। मतलब ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट्स जाती हैं। अब अपन डिटेल में समझेंगे कि किस टाइप की कंप्लेंट जाती है, क्यों जाती है, क्या जरूरत है। ठीक है, सब अपन समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट बैंकिंग ओम्बड्समैन, ये इसके टाइप्स हैं। ठीक है, 3 टाइप के ओम्बड्समैन होते हैं। ठीक है, एक होता है अपने बैंकिंग वाले, दूसरे होते हैं एनबीएफसी, एंड तीसरे होते हैं अपने डिजिटल ट्रांजैक्शंस वाले। ठीक है, एनबीएफसी का पता ही है आपको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है बैंकिंग रिलेटेड कंप्लेंट देखता है, सिंपल। एनबीएफसी जो एनबीएफसी रिलेटेड देखता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनसे रिलेटेड देखता है ना। तो इजी, तो फिर अपने को ईयर्स थोड़े से याद रखने पड़ेंगे कि जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2006 के अंदर। जो एनबीएफसी वाला है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 के अंदर। ठीक है, 2018 में। डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, वो वाला इंट्रोड्यूस हुआ 2019 के अंदर। ठीक है, एंड ये तीनों मिलकर इनको कंबाइन कर दिया गया एंड इनको बनाया गया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, इंटीग्रेट कर दिया गया है ना। तो ये कब हुआ था? 2021 के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। सो ऑन November 12, 2021, PM Narendra Modi launched the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme via a virtual meeting. Virtual meeting क्यों? क्योंकि उस टाइम कोविड-19 वाला जो था, लॉकडाउन चल रहा था। ठीक है, तो लॉकडाउन के चलते वर्चुअल मीटिंग के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, द central scheme of the central theme of the scheme is based on one नेशन वन ऑम्बड्समैन। ऑब्वियसली तीन जो थे ऑम्बड्समैन, तीनों ही आपने इंटीग्रेट कर दिए, कंबाइन कर दिए, तो इसका मतलब वन ही बचा ना, वन ही एक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, बस वो ही एक ही बचा ऑम्बड्समैन, है ना। तो अब वो ही मतलब इन तीनों टास्क से डील करेगा, इस टाइप से इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो अब अपन ये डायग्राम समझ लेते हैं, थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, तो अब ये अपन है, ठीक है, यूजर है, कस्टमर है, जो भी आप बोलो। तो इसको कुछ कंप्लेन थी, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, इन तीनों में से किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। बैंकिंग रिलेटेड होगी, एनबीएफसी रिलेटेड होगी, डिजिटल ट्रांजैक्शन। सपोज डिजिटल ट्रांजैक्शन में कोई अपने एरर आ गया, कोई चीज पैसे कट गए, या कोई कैसी भी आप कंप्लेन मान सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा बैंक के पास। ठीक है, तो इसकी जो अमाउंट, ये कंप्लेन का जो अमाउंट होता है, सपोज आपने आपकी जो कंप्लेन है उसमें आपका ऑब्वियसली कोई घाटा होगा या कुछ मिस मैनेजमेंट होगा, या जो भी कुछ होगा ना, उसका कोई अमाउंट तो होगा ना कि इतना इतना मैक्सिमम इतना अमाउंट का आपका कंप्लेन है। सपोज अपने कहीं लॉस हो जाता है एंड अपन फिर कोर्ट में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, लाइक दैट, है ना। तो अगर बैंकिंग रिलेटेड कंप्लेन है तो ऑब्वियसली उसको आप अमाउंट में ही काउंट करोगे ना। तो मैक्स टू मैक्स 20 लाख अमाउंट का आप कंप्लेन कर सकते हो। तो वो अपन ने बैंक में करी। अगर बैंक अपने को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आफ्टर 30 days ऑफ कंप्लेनिंग एट बैंक में आप ने कंप्लेन करी और 30 दिन तक आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, या फिर रेस्पॉन्स मतलब मिला एंड कुछ उससे आपका मतलब यूज नहीं हुआ, है ना। उस रेस्पॉन्स से आपका कोई फायदा नहीं हुआ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, लाइक दैट। ठीक है, तो 30 दिन के बाद, बैंक के कोई रेस्पॉन्स ना आने के 30 दिन के बाद एंड 1 साल के अंदर अंदर, ऐसा नहीं कि रेस्पॉन्स नहीं आया आप 2 साल बाद जा रहे हो कि मैं बैंक के पास गया था, ऐसे नहीं करना है। तो 30 दिन के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको आपका जो कंप्लेन है वो लेके जाना है बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास। ठीक है, ठीक है, तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन टोटल जो ऑफिस है कितने हैं? 22 ऑफिस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
उसके अलावा अपन देखते हैं कि हाँ, तो यहाँ पर अब कैसे प्रोसेस होगा वो अपन आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन अपॉइंट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, ठीक है, वो तो पता ही है अपने को, है ना। बैंकिंग लोकपाल अपने को अपना जो कंप्लेन है वो देखेगा, ठीक है। तो एक और पॉइंट है, कंप्लेन कैन बी फाइल्ड ईदर ऑनलाइन और ऑफलाइन विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। तो आपकी जो कंप्लेन है वो आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो वाया ईमेल, एंड उसके अलावा आप ऑफलाइन भी दे सकते हो एट जो ऑफिस है, जो 22 ऑफिस के अंदर से जो भी ऑफिस में आप जा रहे हो उसके अंदर भी आप फाइल कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद अपना बैंकिंग लोकपाल जो है वो आपका कंप्लेन देख रहा है, तो डिसीजन अगर ये इन 30 डेज के अंदर अगर दे देता है एंड आपके फेवर में अगर डिसीजन होता है तो उसको अवार्ड किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि अवार्ड मिल रहा है, बट उसको कहा जाता है, टर्म है, नेम दे रखा है कि वो अवार्ड है, ठीक है। एंड अगर आपके फेवर में नहीं आता है डिसीजन तो आप क्या कर सकते हो, आप 30 दिन बाद आप जा सकते हो एपेलेट अथॉरिटी। एपेलेट अथॉरिटी क्या होती है कि मतलब अगर बैंकिंग लोकपाल ने नहीं दिया डिसीजन तो एपेलेट अथॉरिटी के पास आप जाते हो, जो कि होती है डीवाई गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो अगर ये 30 डेज के अंदर आपको फैसला दे देंगी कि आपके फेवर में है कि नहीं है, ठीक है। इसको कुछ भी अवार्ड वगैरह नहीं कहा जाता, नॉर्मली इसका कोई नेम नहीं है, ठीक है। अगर आप इनका डिसीजन आपके फेवर में रहता है तो बहुत बढ़िया, अगर इनका डिसीजन भी आपके फेवर में नहीं रहता है तो फिर आपके ऊपर आप कोर्ट वगैरह भी जा सकते हो, बट ये बैंकिंग ऑम्बड्समैन का काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक ही रहता है। उसके बाद आप कोर्ट वोर्ट जाते हो अलग चीज है, ठीक है। तो ये आपका रहता है। एंड उसके अलावा अपन ये देख लेते हैं ना, अवार्ड अमाउंट जो क्या होता है, ठीक है। तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन के लिए क्या होता है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है, आप समझ जाइएगा। तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन का जो अवार्ड अमाउंट होता है 20 lakhs, ठीक है, मैक्सिमम बता रहे हैं इसमें। ऑब्वियसली मैक्सिमम 20 लाख की आप कंप्लेन लेके गए थे तो मैक्सिमम आपको 20 lakhs ही मिलेंगे ना। तो ये तो होता है 20 लाख, ठीक है। एनबीएफसी ऑम्बड्समैन का जो अवार्ड अमाउंट होता है वो कितना होता है 10 lakhs का। एंड उसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शन का होता है 20 lakhs का, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है, ओके। तो मतलब आपकी 20 lakhs से ऊपर होगा तो 20 lakhs ही मिलेंगे, और 20 lakhs से कम का होगा तो वो कम वाला अमाउंट आपको मिलेगा, सिंपल, ठीक है। अब अपन देखते हैं एनबीएफसी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता चल जाएगा अभी। तो एनबीएफसी जो होते हैं एनबीएफसी टाइप सी एंड एनबीएफसी टाइप डी, ठीक है। तो एनबीएफसी सी स्टैंड्स फॉर क्रेडिट एंड डी स्टैंड्स फॉर डिपॉजिट, ठीक है। तो क्रेडिट लेने वाले कैसे होते हैं सॉरी, इसका एग्जाम्पल जैसे मुथूट फाइनेंस है ना। अब ये क्या करते हैं, ये लोन लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो इनका ये वर्क होता है। डिपॉजिट वाले क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, ये आपका जो पैसा है वो डिपॉजिट करते हैं कहीं पर, फिर उसमें से इंटरेस्ट वगैरह निकालते हैं, ठीक है, उस टाइप का इनका वर्क रहता है। तो जो क्रेडिट वाले होते हैं उनकी वो कंप्लेंट्स नहीं ली जाती है, ठीक है। बैंक एनबीएफसी ऑम्बड्समैन के अंदर वही कंप्लेंट ली जाती है जो कि डिपॉजिट के ऊपर होती है, इसलिए अपन ने ये भी पढ़ा है, ठीक है। एक बार चेक कर ली यहाँ पे, हाँ, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इस स्कीम में क्या क्या कवर होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम कवर्स ऑल कमर्शियल बैंक्स, सारे कमर्शियल बैंक्स इसमें कवर होते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स कवर होते हैं, शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कवर होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, सब हो गया विद डिपॉजिट साइज ऑफ ₹50 crores एंड अबव, ठीक है। ऑल एनबीएफसीज व्हिच आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ठीक है, बता दिया। क्रेडिट वाली नहीं होती है, सिर्फ डिपॉजिट वाली होती है, ठीक है। हैव कस्टमर इंटरफेस विद एन एसेट्स साइज ऑफ ₹50 crores एंड अबव, ठीक है। ये इसमें बता रखा है कि ये सब इस स्कीम के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या है वो देखते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले इट विल हैव वन पोर्टल, वन ईमेल एंड वन एड्रेस फॉर द कस्टमर्स टू लॉन्च देयर कंप्लेंट्स, ठीक है। कोई भी इसमें वो नहीं कि ये चेंज हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। इट विल हैव वन पोर्टल, एक ही पोर्टल पे आप कंप्लेन कर सकते हो।
एक ही ईमेल आईडी होगी, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हो, और एक ही उसका एड्रेस होगा उस ऑफिस का जिस पे आप कंप्लेन कर सकते हो, कुछ भी उसमें अलग नहीं होगा, ठीक है। इट ऑल्सो कवर्स द नॉन स्केड्यूल्ड प्राइमरी, मतलब फर्स्ट पॉइंट का बेटर एक्सप्लेनेशन ये होगा कि जैसे पहले 3 ऑम्बड्समैन थे, राइट, उसके बाद वो कंबाइन करके एक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन बन गया, ठीक है। तो अब 3 में क्या था कि बैंकिंग ऑम्बड्समैन वाला जो डिजिटल ट्रांजेक्शन का कंप्लेन नहीं लेगा, ऑब्वियसली, है ना। जो एनबीएफसी वाला है वो बैंकिंग का कंप्लेन नहीं लेगा, ऑब्वियसली, राइट। बट अब ऐसा नहीं है, अब एक ही पोर्टल है आपके पास, एक ही ईमेल है, एक ही एड्रेस है, उसमें आपकी तीनों टाइप की कंप्लेन ली जाएगी। ये इसका बेटर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इट ऑल्सो कवर्स द नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी cooperative banks with a deposit size of 50 crores and above, ये अपन ने ऊपर डिस्कस कर ही लिया। The time taken in resolving the complaint was also an area of concern for the committee, which recommended a reduction in the turnaround time, ठीक है, फॉर कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन टू 30 days। मतलब जो टर्न अराउंड टाइम, मतलब जो कंप्लेंट रेजोल्यूशन का टाइम है वो 30 days के अंदर अंदर करने का बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। ऐसा नहीं कि आपका होता रहेगा कंप्लेंट रिजॉल्व होती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 30 days के अंदर अंदर उनको करना रहेगा, नहीं तो अपना प्रोसेस आगे बढ़ेगा कि भाई ये नहीं कर रहे, ये आपके फेवर में नहीं दे रहे, या फिर मतलब जो भी उनको यस या नो दोनों में से एक उनको जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो जवाब ही ना दें, ऐसा नहीं कर सकते, राइट। इन अ फेज्ड मैनर, मतलब फेजेस हैं 30 days के बाद, ये 30 days के बाद वो, तो ये फेज्ड मैनर है ना, फेजेस बनी हुई है इसमें, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो अब अपन देखते हैं एपेलेट अथॉरिटी। मैंने बताया था, सॉरी, हाँ, तो मैंने बताया था कि अगर ये बैंकिंग लोकपाल का जो डिसीजन है वो आपके फेवर में नहीं आता है तो आप एपेलेट अथॉरिटी के पास जाते हो, तो अपन वो डिस्कस करते हैं अभी। तो ये आरबीआई एग्जीक्यूशन डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वुड बी एपेलेट अथॉरिटी अंडर द इंटीग्रेटेड स्कीम। तो इस पोस्ट पे जो भी होगा वो एपेलेट अथॉरिटी होगा, एंड यहाँ पर आपका डिसीजन काफी मतलब स्ट्रिक्ट निकल जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इनका डिसीजन के बाद कोई कोर्ट में जाता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने डिसीजन दिया है, एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही डिसीजन ही दिया जाता है, राइट। स्टूडेंट अकाउंट के बारे में अपन देख लेते हैं। सेविंग अकाउंट लिमिट मैक्सिमम 50,000 बैलेंस होना चाहिए, मंथली विड्रॉल 10,000 का रहता है, फॉरेन रेमिटेंस इज नॉट अलाउड। ये अपन एक एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह इसको देख लीजिए कि स्टूडेंट अकाउंट के अंदर क्या सीन रहता है। ऑब्वियसली फॉरेन रेमिटेंस तो अलाउ होगा ही नहीं, है ना, वो तो पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा मंथली विड्रॉल जो है 10,000 तक का ही होता है, एंड मैक्सिमम 50,000 ही बैलेंस रहता है ना। मतलब कुल मिला के छोटा जो अर्न नहीं कर रहा है इस टाइप का इंसान जो है, उसके लिए क्या बैलेंस क्या विड्रॉल रहना चाहिए वो एकदम परफेक्ट उन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट अकाउंट के लिए है, स्टूडेंट सेविंग अकाउंट की लिमिट है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।